हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की थ्योरी प्लस साथ ही साथ उसका कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। और हम थ्योरी को और प्रैक्टिकल को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना, एकदम प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको क्वेश्चन देखते साथ समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर वो क्या लिखना है ना। अब तो क्वेश्चन की एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। क्या होता है, कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पाता, जैसे कि लिखा हुआ है एसेंशियल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे को इस क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आता। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, राइट ऑफ पार्टनरशिप, ये सब क्वेश्चन का मतलब भी समझ में नहीं आता तो आंसर कहाँ से लिखेगा। तो वो पीछे बैठे वाले बच्चों ध्यान दो, मैं क्या समझा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे एकदम आसान तरीके से, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, है ना, ताकि अब कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? तो देखो, चैप्टर का नाम क्या लिखा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। पहले समझते हैं चैप्टर के नाम का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो। गुड। आसान भाषा में क्या बोलेंगे, फिलहाल हिसाब किताब करने को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग। पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होता है, जहां पर मिनिमम 2 लोग होंगे, मैक्सिमम होंगे 50%। मिनिमम 2%, मैक्सिमम 50%, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल्स मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो चैप्टर है फंडामेंटल्स का, यहाँ पर जो रूल्स और मेथड बताए गए हैं वो बाकी के पार्टनरशिप चैप्टर में भी अप्लाई होंगे, इसलिए फंडामेंटल्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है अच्छे से? यानी कि अल्टीमेटली हम इस चैप्टर में पढ़ क्यों रहे हैं अपन, कि देखो बिजनेस में जब पार्टनरशिप होती है तो बिजनेस में क्या होती है, फाइनेंशियल डीलिंग होती है। क्या होती है, फाइनेंशियल डीलिंग होती है। तो फाइनेंशियल डीलिंग को हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ मैनेज भी करना पड़ेगा। तो वो सब बातें बताई गई है हमको इस चैप्टर में। क्लियर है अच्छे से? बस अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। मतलब इस टर्म को हमको समझाना है, एक्सप्लेन द टर्म अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स इन सिंपल वर्ड्स। यानी कि इस चैप्टर का मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो बताया उसके बारे में ही है। क्या लिखा है देखो, when two or more people becomes partner in a business, जब 2 या 2 से अधिक पर्सन बिजनेस में पार्टनर बनते हैं, दे नीड टू रिकॉर्ड, उनको रिकॉर्ड और साथ ही साथ मैनेज करना होता है उनकी फाइनेंशियल डीलिंग को रिकॉर्ड भी करना होता है और मैनेज भी करना होता है सही तरीके से। द बेसिक रूल्स एंड मेथड फॉर दिस आर एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर। यानी कि जो फाइनेंशियल डीलिंग को हमको रिकॉर्ड कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, उसके लिए बेसिक रूल्स और मेथड बताया गया है इस चैप्टर में। बस ये थी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की मीनिंग समझेंगे और डेफिनेशन समझेंगे। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932 में डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप क्या होता है, रेशन बिटवीन पर्सन्स। यानी पर्सन के इसमें क्या होता है, रेशन, या कानूनी रिश्ता भी हो सकता है। लाइक पार्टनर क्या कर लेंगे, एग्रीमेंट वगैरह बना लेंगे तो कानूनी रिश्ता भी हो सकता है, या फिर लोग ओरल रिटर्न भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो, पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। यानी कि पार्टनरशिप किसके बीच में होगी, पर्सन्स के बीच में होगी। किसके बीच में होगी, पर्सन के बीच में होगी। तो पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। दोस्तों बिजनेस में लॉस हुआ तो जी हाँ, लॉस को भी शेयर करेंगे, लिखा हुआ नहीं है पर लॉस को भी शेयर करेंगे। फिर लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल, या सभी के सभी कैरी करेंगे, या फिर उनमें से कोई एक बिजनेस को कैरी करेगा। क्लियर हुआ? तो पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन मतलब क्या होता है, कानूनी रिश्ता, एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बिटवीन द पर्सन्स, पार्टनरशिप होगी पर्सन के बीच में, जो कि एग्री होंगे क्या करने के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। लॉस होगा तो भी उसको शेयर करना पड़ेगा। तो कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी कैरी कर सकते हैं या उनमें से कोई एक एक्टिंग करेगा सभी के लिए। इसका मतलब मैं आपको समझाया एकदम हिंदी में। देखो क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स मतलब क्या होता है, मतलब पार्टनरशिप तभी बनेगी जब 2 या 2 से अधिक लोग हो और उनके बीच में क्या आपसी संबंध हो। क्लियर है? तो पार्टनरशिप तभी बनेगी जब, कब बनेगी, जब 2 या 2 से अधिक लोग हो और उनके बीच में आपसी संबंध हो। क्लियर है? आप मतलब इसका मतलब क्या, देखो अगर रिटर्न एग्रीमेंट, अगर अगर एग्रीमेंट रिटर्न में है तो रिलेशन माना जाएगा। बताओ, अगर एग्रीमेंट रिटर्न में है तो रिलेशन माना जाएगा? जी हाँ माना जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, यस माना जाएगा। लेकिन क्या लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट ओरल में है तो क्या रिलेशन माना जाएगा? जी हाँ, तो भी माना जाएगा। तो एग्रीमेंट अगर अब रिटर्न में है या ओरल में, रिलेशन माना जाएगा। क्लियर है? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट होना ही चाहिए, कंपलसरी नहीं है एग्रीमेंट होना। आप ओरली एग्रीमेंट भी कर सकते हो। फिर लिखा है एग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, उन्होंने आपस में तय किया है कि बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस का जिक्र नहीं है, लेकिन लॉस भी इनडायरेक्टली शेयर होता है। क्लियर? फिर क्या लिखा है,
कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है जो भी समझाया आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो बिजनेस में एक राम है, एक श्याम है, एक मोहन है। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। उनके कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है। राम कहाँ बैठ रहा है? शॉप में बैठ रहा है। श्याम क्या कर रहा है? माल खरीद कर रहा है। राम बैठ रहा है शॉप में, श्याम खरीदी कर रहा है माल, मोहन देखता है अकाउंट्स। उसके बाद अब अगर श्याम एक सप्ताह से कपड़े खरीदता है, अब अगर श्याम एक सप्ताह से कपड़े खरीदता है तो उसका पेमेंट बाकी रह जाता है, ठीक है। श्याम का काम क्या है? खरीदना। श्याम ने सप्ताह के बस गया, सामान खरीदा। तो तीनों पार्टनर जिम्मेदार होंगे, सिर्फ श्याम अकेला जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि श्याम ने जो किया है वो क्या है? एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि सभी की तरफ से काम किया है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ था अभी अपना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी श्याम अगर खाली, यानी मतलब 3 पार्टनर ए बी और सी, मान लो खाली बी कपड़ा खरीदता है तो उसके लिए ए भी जिम्मेदार होगा और सी भी जिम्मेदार होगा। क्लियर है? और देखो यही पॉइंट पार्टनरशिप को दूसरे से अलग करता है। ये सिर्फ साथ मिलकर पैसे लगाने की बात नहीं है, ये साथ मिलकर डिसीजन लेने, रिस्क उठाने और एक दूसरे पर भरोसा को रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ था, ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। यानी क्या मतलब होता है कि हर पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी। हर पार्टनर एजेंट भी होता है और क्या होता है? प्रिंसिपल भी। मतलब क्या होता है? हर पार्टनर दूसरे की तरफ से काम करता है, हर पार्टनर दूसरे की तरफ से काम करता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एजेंट। यानी ए बी और सी है, बीच में बी कपड़ा लेने के लिए गया था, बी कपड़ा लेने गया था तो क्या कर रहा है? दूसरा पार्टी की तरफ से काम कर रहा है ऐसा माना जाएगा, दूसरे पार्टनर की तरफ से काम कर रहा माना जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एजेंट। और हर पार्टनर दूसरे को काम के लिए जिम्मेदार भी माना जाएगा, हर पार्टनर को दूसरों के काम के लिए जिम्मेदार भी माना जाएगा। यानी कि ए बी और सी है, सी ने कुछ किया तो उसके लिए ए को भी और सी को भी जिम्मेदार माना जाएगा। इसे लिखा है म्यूचुअल एजेंसी, कि हर पार्टनर दूसरे की तरफ से क्या होता है? एजेंट भी होता है, और क्या होता है? दूसरों के काम के लिए क्या होता है? प्रिंसिपल भी होता है। तो हर पार्टनर एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, तभी लिखा है यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर हो गया अच्छे से? ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? एसेंशियल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप की एसेंशियल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली क्वेश्चन का मतलब पहले समझो। एसेंशियल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि किसको देखकर हम लोग बोलेंगे कि यह पार्टनरशिप है, किसको देखकर बोलेंगे कि हमें पार्टनरशिप है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप बनाती है। यानी कि कोई बोले कि भी हम पार्टनर हैं, या कोई बोले कि हम पार्टनर हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सच में पार्टनरशिप फर्म है या सिर्फ दोस्ती में मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। कोई बोले कि हम पार्टनर है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि सच में वो पार्टनर है या सिर्फ दोस्ती के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों को हम कहते हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की विशेषताएं। यानी जैसे इंसान की क्या पहचान होती है? उसके चेहरे से, वैसे पार्टनरशिप की पहचान होती है उसके फीचर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर क्या क्या होंगे? पहले क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। ध्यान दो पीछे क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यानी कि 2 या 2 से अधिक पर्सन के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, तभी हम क्या बोलेंगे वो क्या है? पार्टनरशिप है। क्या है वो? पार्टनरशिप है। उसके बाद क्या हो रहा होगा? उन लोग बिजनेस चला रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? उन्होंने बिजनेस चला रहे होंगे। और बिजनेस कैसे होना चाहिए? लॉ ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? प्रोफेशन विथ कॉमन गोल। बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, विथ क्या होना चाहिए? कॉमन गोल होना चाहिए। फिर क्या लिखा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन लोग का शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप। शेयरिंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप क्यों बनती है? बिजनेस करने के लिए बनती है। अब बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो इसका क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है। उसका क्या लिखा है? लॉसेस में आल्सो भी शेयर्ड एज एग्रीड। और जिस तरह से हम लोग एग्री होंगे, जिस तरह से हम लोग एग्री होंगे, उस तरह से लॉस को भी शेयर किया जाएगा। फिर क्या लिखा है? म्यूचुअल एजेंसी, वही हमने सीखे थे, अभी भी वही है। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। हर पार्टनर एजेंट होता है, फर्म के बिहाफ में काम कर सकता है, और बाइंडिंग अदर पार्टनर्स, और दूसरा पार्टनर को बाइंडिंग करेगा एज देयर एक्शन से, और अपने एक्शन से दूसरे पार्टनर को क्या करेगा? बाइंडिंग करेगा। वही एबीसी वाला एग्जाम्पल जो दिया था ना, राम श्याम वाला, ये वही है। फिर क्या लिखा? नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे? 50। फिर क्या लिखा है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीनिंग दे आर पर्सनली लायबल, ये आर होगा, दे आर पर्सनली लायबल, दे आर दे आर दे आर पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म। यानी मान लो कोई फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है और फर्म दे नहीं पा रही है, तो पार्टनर की प्राइवेट एसेट को बेचकर फर्म का डेट पूरा किया जाएगा। फिर लिखा है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है? द फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, यानी कि पार्टनर और फर्म लीगली दोनों क्या है? सेम है। लीगली दोनों क्या है? सेम है,
लीगली बात कर लीगल तरीके से तो पार्टनर एंड फर्म क्या है, सेम है। क्लियर है अच्छे से। उसका क्या लिखा है, द लॉ ट्रीट्स पार्टनर एंड फर्म एज वन। लॉ क्या बोलता है, पार्टनर और फर्म को क्या बोलता है, एक ही बोलता है। फिर क्या लिखा है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। हमको मालूम है कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, क्या है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर तुम करवा लो तो बेनिफिशियल है आपको लिए। क्लियर है अच्छे से। वापस हाँ, क्या लिखा है यहाँ वापस हम देखते हैं स्पीड में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले क्या लिखा है, फीचर इसको बोलेंगे जब उनके बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, उसको बोलेंगे फीचर, है ना। दूसरा क्या लिखा है, बिजनेस होगा तब बोलेंगे हम लोग फीचर। तीसरा क्या लिखा है, प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा, यानी कि उनके देखो पर्सन मिलेंगे, है ना, मतलब एग्रीमेंट होगा बिजनेस चालू करेंगे, एग्रीमेंट होगा बिजनेस चालू करेंगे, बिजनेस से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एग्रीमेंट होगा बिजनेस चालू करेंगे, बिजनेस से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। और प्रॉफिट का क्या करेंगे लोग, बांटेंगे। फिर क्या लिखा है, म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर क्या होगा, हर काम के लिए जिम्मेदार होगा। साथ में क्या है, नंबर ऑफ पर्सन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नंबर ऑफ पर्सन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फिर नो सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर क्या लिखा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। क्लियर है अच्छे से। फिर क्या लिखा है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। हम सीखेंगे पार्टनरशिप के नेचर क्या होते हैं, पार्टनरशिप के नेचर क्या होते हैं। तो नेचर में ध्यान रखना दो बात, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पार्टनर अलग है और फर्म अलग है। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम लोग तो पार्टनर अलग है और फर्म अलग है। क्लियर है। उसके बाद समझ में आया। अगर मैं बात करता हूँ, है ना, दो होते हैं नेचर, क्या होता है इसमें, दो नेचर होते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दोनों क्या है, सेपरेट, क्या है, दोनों सेपरेट, फर्म एंड पार्टनर क्या है, सेपरेट। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दोनों वन, दोनों क्या है, एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है। क्लियर है। तो अकाउंटिंग के हिसाब से दोनों क्या है, सेपरेट है, लीगल के हिसाब से दोनों क्या है, एक ही है। क्लियर है अच्छे से, बस ये बात लिखी हुई है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दोनों क्या है, एक ही होंगे। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अ पार्टनरशिप फर्म नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब दोनों क्या एक ही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या, देखो यहाँ पर, दिस इज डन फॉर क्लैरिटी अकाउंटेबिलिटी एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए क्या किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट को बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इज रिकॉर्डेड सेपरेटली। प्रॉफिट लॉस को क्या किया जाएगा, सेपरेट रिकॉर्ड किया जाएगा। लिखा है ड्राइंग, इंटरेस्ट, सैलरी एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज पार्टनर स्पेसिफिक एंट्रीज। क्लियर है अच्छे से। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर हमको मालूम है कि भाई फर्म अलग है, जैसे फर्म है और पार्टनर को, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जैसे कि मान लो फर्म है, वो यहाँ पे पार्टनर है, पार्टनर को देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। फर्म देगी पार्टनर को सैलरी, तो पार्टनर के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ये ऐसा बोलना चाह रहा है। क्लियर है अच्छे से। फिर लीगल पॉइंट से क्या होगा कि मान लो फर्म ने लोन ले लिया, फर्म लो पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो पार्टनर देगा भाई। क्लियर है अच्छे से। ये सब मैं आपको समझाया एकदम आसान लैंग्वेज में, ज़रूरत नहीं फिलहाल पढ़ने की। ये सब है अकाउंटिंग पॉइंट से सब समझाया। फिर क्या लिखा है, राइट ऑफ पार्टनर। क्या लिखा है, पार्टनर के अधिकार, पार्टनर के अधिकार। ये भी देखो हेडिंग, हेडिंग मतलब क्या होता है उसको समझाया हूँ। जैसे अगर किसी टीम का हिस्सा है, जैसे अगर आप किसी टीम का हिस्सा है तो आपको ये हक होता है कि आप अपनी बात रख सके, गेम खेल सके और टीम के कुछ फैसलों में शामिल हो सके। वैसे ही पार्टनरशिप में भी हर पार्टनर के पास कुछ अधिकार होते हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत दिए गए हैं। तो राइट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप जिम्मेदार नहीं हकदार भी होता है। सिर्फ जिम्मेदार नहीं होता कि भाई जिम्मेदारी दे दिए और कोई हक नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। क्या एक पार्टनर अकाउंट देख सकता है, क्या वो अपने हिसाब किताब से बिजनेस में सलाह दे सकता है, क्या उसे मुनाफा बराबर मिलेगा, ये सब पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं राइट ऑफ पार्टनरशिप के, पार्टनर के अधिकार है। क्या लिखा है देखते, सिंपल तरीका है एकदम, यहाँ पर दिया हुआ देखो। राइट ऑफ पार्टनर मे बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। राइट गिवन बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा क्या लिखा है, राइट दैट में अराइज फ्रॉम पार्टनरशिप डीड। एक्ट में भी ये तरीका दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड में भी राइट अराइज हो सकता है। तो राइट अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या दिया हुआ है, सेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पहले क्या लिखा है, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। पार्टनर बिजनेस में अपना पार्ट ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट तो करेगा ही करेगा। राइट टू बी कंसल्टेड। ऑल डिसीजन शुड बी मेड विद द म्यूचुअल कंसेंट। सब आपसे सहमति से क्या करें, डिसीजन लेंगे। फॉर ऑर्डनरी मैटर्स मेजोरिटी इज इनफ। अगर सामान्य है, सामान्य तो मेजोरिटी इनफ है। फॉर मेजर चेंजेस
कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पार्टनर क्या, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में पार्ट लेने का अधिकार है ना। राइट टू बी कंसल्टेड, कुछ भी अगर होगा तो भी उससे पूछो, तुम ऐसी खुद डिसीजन मत ले लो। राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट, कॉपी एंड एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट। हर पार्टनर को अधिकार है कि इंस्पेक्ट करेगा, कॉपी करेगा, एग्जामिन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट को। राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर प्रॉफिट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट इक्वली। पार्टनर कैसे करेंगे, इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कुछ नहीं दिया हुआ है तो लिखा है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ एग्रीड अ पार्टनर कैन गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर अच्छे से, इफ एग्रीड अ पार्टनर कैन गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है, सब सहमत होते हैं तो पार्टनर का मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किससे मिलेगा, प्रॉफिट में से मिलेगा। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और खैर मैं अपलोड करूँगा वीडियो वाला वापस। फिर राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, है ना। अगर मान लो पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, लोन दिया, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर को देगी इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना देगी, एट द रेट 6% पर एनम के रेट से। इफ अ पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म बियॉन्ड कैपिटल के अलावा अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, ही इज एंटाइटल्ड टू 6% पर एनम इंटरेस्ट। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, अ पार्टनर विल बी रिम्बर्स फॉर एक्सपेंस और लॉसेस इनकर वाइल कंडक्टिंग फर्म बिजनेस। अगर पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म का बिजनेस कर रहा है, उसने कुछ खर्चा वगैरह किया है, तो फर्म क्या करेगी, जैसे पार्टनर है ना। मान लो वो ट्रिप में गया, कहाँ गया, ट्रिप में कहाँ गया, मुंबई गया। मान लो ट्रिप में मुंबई गया, उससे कुछ एक्सपेंस हुआ होगा, मान लो 10,000 रुपीज़ का, तो फर्म क्या करेगी, उस एक्सपेंस को पार्टनर को रिम्बर्स करेगी, ये लिखा हुआ है। क्योंकि पार्टनर ट्रिप में गया था, मुंबई क्यों गया था, गुड्स को लेने के लिए, पर्सनल काम के लिए तो गया नहीं था। लिखा हुआ राइट टू बी इंडेमनीफाइड, क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा, यानी ऑल अ पार्टनर विल बी रिम्बर्स्ड फॉर एक्सपेंस और लॉसेस इनकर्ड वाइल कंडक्टिंग फर्म बिजनेस। ठीक है, लिखा है राइट टू यूज फर्म प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करने का उसका यूज होगा। तो ऑल पार्टनर हैव इक्वल राइट ओवर द फर्म प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पस। तो हर पार्टनर का क्या होगा, इक्वल राइट होगा ओवर द फर्म प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, तो बोलोगे सर पर्सनल यूज़ के लिए कर ले सकता है कि नहीं, भाई पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करेगा, बिजनेस यूज़ के लिए करेगा, लेकिन इक्वल राइट होगा फर्म की प्रॉपर्टी पर। ठीक है, फिर राइट टू रिटायर, पार्टनर को रिटायर होने का अधिकार है भाई, है ना, नोटिस देगा और रिटायर हो जाएगा, सिंपल। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नो पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड अनलेस प्रोवाइडेड इन द डीड, डीड में दिया हो तब तुम उसको हटा सकते हो, और मतलब कोई काम उसने गुड फेथ में किया है तो तुम उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, यानी कि उसमें बस यहाँ पे एक्सप्लेन भी अच्छे से किया हुआ था मैं, ताकि इसमें डाउट ना हो। अमन और भावना आपस में चेतन को नहीं निकाल सकते, अमन और भावना आपस में चेतन को नहीं निकाल सकते, सिर्फ वो अपनी मर्जी से, अनलेस डीड में ऐसे लिखा हो तो ही निकल सकता है। क्लियर है, मतलब ए बी है और सी है, तो ए बी मिलकर सी को नहीं निकाल सकते, सी चाहे तो अपनी मर्जी से निकल सकता है, डीड में ऐसे लिखा हो तो निकल सकता है। तो देखो समरी देख लेते हैं। मेन राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या अधिकार होंगे, बिजनेस में हिस्सा ले सकता है, उससे कुछ भी डिसीजन लेंगे तो उसे कंसल्ट किया जाएगा, बुक्स को एक्सेस कर सकता है, प्रॉफिट को शेयर कर सकता है, कुछ इंटरेस्ट देगा फर्मों को उसको एडवांस मिलेगा, कुछ खर्चा किएगा फर्म के बिहाफ में तो उसको उसका पैसा मिलेगा, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है वह पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करेगा, फर्म चाहे तो रिटायर हो सकता है नोटिस देकर, प्रोटेक्शन फॉर अनजस्ट इम्प्रेजन, यानी उसको निकाल दिया गया तो उसके लिए क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है। एकदम सिंपल सा है एकदम, है ना। यानी बिजनेस में देखो हिस्सा ले सकता है, उसे सलाह ली जाएगी, बुक्स को एक्सेस करेगा, प्रॉफिट को शेयर करेगा। देखो ये सब जो है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें तो वहाँ पे दी हुई है, हम लोग जो पढ़े थे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना, या फिर प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उसमें देखो ऐसा लिखा प्रॉफिट को शेयर करना, इंटरेस्ट एडवांस प्राप्त करना, है कि नहीं, ये सब वहाँ पे भी दिया हुआ है, बुक्स को एक्सेस करना, वो सब बातें हैं, सिंपल है एकदम, है ना, कोई कठिन नहीं है। फिर लिखा है पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है। ठीक है, पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, देखो अगर पार्टनर आपस में झगड़ने लगे तो क्या होगा, अगर कोई बोले कि उसे ज़्यादा मुनाफा चाहिए, या कोई बोले कि वे ज़्यादा काम कर रहा है, तब क्या करें। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए पार्टनरशिप की शुरुआत में ही एक लिखित समझौता किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब पार्टनरशिप सही बात है ना, झगड़ने लगे तो बिजनेस कैसा चलेगा भाई, हाँ। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, रिश्तों को संभालने वाला
बिजनेस का लिखित रूल बुक, जो सबको लिखित में होता है। तो उसमें अपन डायरेक्ट चलते हैं अपन पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है। तो अब पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, फर्म के पार्टनर के बीच में। फर्म के पार्टनर के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है विच डिफाइंस, जिसमें लिखा होता है पार्टनर के अधिकार क्या होंगे, पार्टनर के अधिकार यानी राइट क्या होगा, उसका कर्तव्य ड्यूटी क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एंड अदर टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के दूसरे टर्म भी लिखे होते हैं। दो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट मेक इट कंपलसरी, यानी इस एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि भैया जो पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट में होनी चाहिए टू हैव अ रिटर्न डेट। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू अवॉइड, स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है अवॉइड करने के लिए डिस्प्यूट इन फ्यूचर, जिससे फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि पार्टनरशिप डीड बन जाए। तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या दिया हुआ है देखो। नेम एंड, उसमें क्या लिखा रहता है कंटेंट मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम उसका पता, ठीक है। फर्म देखो, ये फर्म, फर्म के बारे में, फर्म का नाम क्या है, फर्म का पता क्या है। अच्छा, पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, हम बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, किस तरह का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, पार्टनर की ड्यूटी क्या होंगे और पावर क्या होंगे, एडमिशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, डैश के लिए रूल्स क्या होगा, सब लिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ड्राइंग कितना मिलेगा, लोन का केस तो होता है, एक मान लो पार्टनर ने यानी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, दूसरा पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, रूल बनाएंगे कि भाई अगर जो फर्म है पार्टनर को लोन दे रही है तो कि पार्टनर फर्म को कितना परसेंट ब्याज देगा, है ना। अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म पार्टनर को कितना परसेंट ब्याज देगी, ये सब लिख सकते हैं हम लोग रूल। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, कि पार्टनर को कितना सैलरी दिया जाएगा, कितना कमीशन दिया जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ सेटलमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके केस में क्या सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, एक लाइन में लिखा हुआ है टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए क्लैरिटी बिटवीन पार्टनर्स, फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको अवॉइड करने के लिए और पार्टनर के उसमें क्लैरिटी को मेंटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल एकदम। तो यहाँ पे अल्टीमेटली समझ में आया पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है अच्छे से। इधर रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच में जिसमें क्या होता है राइट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बताई जाती है, ये वो सिंपल एकदम। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी सिर्फ क्या है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, क्योंकि तो आसान है। क्यों आसान है कि भाई पार्टनरशिप डीड होगी तो हमारा डिस्प्यूट नहीं होगा, क्लैरिटी बनी रहेगी, क्या बनी रहेगी, क्लैरिटी बनी रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं होगी। क्लैरिटी इन रोल्स, पहले अवॉइड डिस्प्यूट अवॉइड होगा, ठीक है, डिस्प्यूट अवॉइड होगा क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। दूसरा क्लैरिटी बनी रहेगी कि हर पार्टनर का ड्यूटी क्या है, राइट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा भाई, जो रोल्स है वो निभाओ निकलो। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, फिक्स होगी कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग किस तरह से बांटेंगे वो लिखा हुआ रहेगा। लीगल वैलिडिटी रहेगी, हम लोग लीगल एविडेंस के तौर पर उसका यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो, है ना, कोर्ट वगैरह में। उसके बाद बिजनेस स्मूथ फंक्शनिंग, अगर हम लड़ाई झगड़ा करते रहे तो काम कैसे चलेगा, तो गाइडलाइंस फॉर सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल एंड डिसीजन मेकिंग मेक्स द बिजनेस रन स्मूथली, सब गाइडेंस दिया हुआ है कि भाई इतने सर ले लो, इंटरेस्ट ले लो, निकलो, कोई झंझट ही नहीं लड़ाई झगड़ा होने का। रूल्स फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट, तो एडमिशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए क्या दिया होगा, रूल दिया होगा कि भाई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है तो किस तरह से वो क्या कर सकते हैं। जैसे रिटायरमेंट हो रहा है तो लिखा होगा कि भाई 1 महीने पहले नोटिस दो, है ना, इस तरह से उनको पैसा दिया जाएगा। और एडमिशन के बारे में कि भाई सभी पार्टनर एग्री होंगे तो एडमिशन कल होगा, या कोई ऐसे पार्टनर को एडमिशन किया जाएगा जो स्किल्स हो, नॉलेज हो, इस तरह से। उसके बाद रेफरेंस डॉक्यूमेंट, क्या लिखा है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ कंफ्यूजन और डिस्प्यूट द डीड एक्ट एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट, सिंपल। तो क्या लिखा, इन शॉर्ट अ पार्टनरशिप डीड मेक्स एवरीथिंग क्लियर, फेयर एंड लीगली सेफ फॉर ऑल पार्टनर्स, मतलब क्या पार्टनरशिप डीड क्या करती है, क्लियर करती है, फेयर करती है और लीगली सेफ करती है ऑल द पार्टनर्स को। यह है इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए देखो, प्रोविजन अफेक्टिंग इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको याद करा दूंगा, उसका टेंशन आप मत लेना, खाली सुनना और समझना। क्या लिखा है, प्रोविजन अफेक्टिंग इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन से प्रोविजन अफेक्ट होंगे। देखो, प्रोविजन अफेक्टिंग इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सुनना समझना मैं याद करा दूंगा। यानी क्या लिखा है देखो, अगर पार्टनर्स ने कोई रिटर्न एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है
तो पार्टनरशिप फर्म से जुड़े कुछ नियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खुद तय करता है। ये नियम निम्न दिए हुए हैं। यानी कि अगर मान लो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो उसके केस में क्या नियम होंगे। रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बना है तो उसके केस में क्या नियम होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब अगर एग्रीमेंट नहीं बना है कि प्रॉफिट किस तरह से बांटा जाएगा, तो इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। क्लियर है। मतलब पार्टनरशिप नहीं बनी है तो हम लोग प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे। क्लियर है। जितना समझा उतना समझ लो बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप नहीं बनी है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझते हो क्या होता है। क्या होता है, पार्टनर ने क्या करता है फर्म में, क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है जब बिजनेस चालू होता है। मतलब कैपिटल ए ने लगाया, कैपिटल लगाया बी ने। मतलब ए ने कितना लगाया 10 लाख, बी ने कितना लगाया 20 लाख। बी बोलता है यार मैंने तो 20 लाख लगाया, ए ने 10 लाख लगाया, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। अरे मेरे बी, मेरे दोस्त, तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिलेगा, बी को छोड़ किसी को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी। क्लियर है। उससे पहले क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए बोलता है कि भैया मैंने 100 लाख लगाया है, बी ने लगाया है 10 लाख। ठीक है। तो ये बोलता है यार मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल के रेशियो में करो प्रॉफिट को। अरे भाई, अरे मेरे भाई, पार्टनरशिप नहीं बनी है ना, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल। कैसे बटेगा प्रॉफिट, इक्वल। ये इसको ध्यान देना, प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल। प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल। क्लियर है अच्छे से, ये है बात, बस समझते आना। तो प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप नहीं बनी है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। पार्टनर जितना पैसा लगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहा है, लंबी चौड़ी कहानी दी हुई है, आप अडिग रहना अपने प्रोविजन के ऊपर। फिर क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी क्या होता है कि मान लो पार्टनर है, ये पार्टनर है, ये फर्म है। पार्टनर फर्म से क्या करता है, विथड्रॉ करता है पैसे को, और विड्रॉ करके क्या करता है, फर्म के पैसे को यूज़ करता है, फर्म के पैसे को यूज़ करता है। तो इस केस में फर्म के पैसे को यूज़ कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना तो चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना तो चाहिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप नहीं बनी है, पार्टनरशिप नहीं बनी है, तो इस केस में पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देगा। क्या नहीं देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देगा। क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर। मान लो पार्टनर है, उसने क्या किया, फर्म को लोन दिया। ठीक है। दूसरा कैसे हो सकता है कि मान लो फर्म है, फर्म ने में क्या किया, मान लो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। दो कैसे हो सकते हैं, या तो पार्टनर देगा फर्म को लोन, या फर्म देगी पार्टनर को लोन। अगर फर्म देती है पार्टनर को लोन तो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। वो पीछे ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ ना, यहाँ ध्यान दो। अगर फर्म लोन देती है पार्टनर को तो पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा, उसको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर जो है, पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना देगी, @6% पर एनम। मैं वो ध्यान समझ याद करवाता हूँ। देखो, फर्म क्या होती है, पहली बात, फर्म मान लो पैसा पार्टनर से नहीं लेती तो और कहीं से लेती, और कहीं से लेते उसको ब्याज देती ना, तो भाई तुम पार्टनर को दे दो। एक और तरीका बता रहा हूँ, एक और तरीका सुनो। फर्म मतलब क्या होता है, जैसे कि फर्म है ना, ये फर्म है, फर्म के अंदर रहते हैं 4-5 पार्टनर रहते हैं फर्म के अंदर। तो जैसे घर का मुखिया रहता है ना, उसको कुछ चिल्ला दो, कुछ बोल दो, मुखिया थोड़ा मैनेज कर लेता है कि परिवार संभालना है। जैसे फर्म भी बोलेगी चलो पूरे पार्टनर को संभालना है, मैनेज कर लो, दे दो उसको ब्याज। ऐसा आप याद रख सकते हो, कैसे याद रखने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। तो फर्म देगी पार्टनर नहीं देगा, फर्म देगी पार्टनर नहीं देगा, फर्म देगी पार्टनर नहीं देगा। क्लियर है, क्लियर है। अब पार्टनर देखा है तो कहीं पर कुछ नहीं देगा, पार्टनर कहीं पर भी देखा जाए तो कुछ नहीं देगा। देखो कैसे, पार्टनर को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की आवश्यकता नहीं है, वैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देने की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर है। उसके बाद देखो, सैलरी रेमुनेशन टू पार्टनर। जैसे दो पार्टनर थे मान लो, है ना, सैलरी और रेमुनेशन टू पार्टनर। मान लो दो पार्टनर है यहाँ पर, एक ए है एक बी है ना। ए मस्त बार बार ट्रिप में निकल जाता है घूमने, और बी फुल हार्ड वर्किंग कर रहा है। तो बी हार्ड वर्क कर रहा है तो बी क्या बोलेगा, भाई मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी दो। क्या दो, सैलरी दो। लेकिन बी साहब आप जितना भी मेहनत कर लो, पार्टनरशिप नहीं है ना, तो आपको सैलरी या रेमुनेशन नहीं मिलेगा। रेमुनेशन मतलब क्या होता है मालूम है, सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप नहीं है तो सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा।
राइट एंड ड्यूटीज तो आना नहीं चाहिए, है ना। पढ़ लेते हैं चलो। ऑल द पार्टनर हैव इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस एंड टेक डिसीजन। इसमें एक पॉइंट आता है, वो आता है एडमिशन। क्या आता है? एडमिशन। एडमिशन लिख लेना इसको, एडमिशन। एडमिशन क्या होगा? जब ऑल पार्टनर, अगर मान लो पार्टनरशिप नहीं है, हमको ये क्वेश्चन ही वही वाला है ना, पार्टनरशिप नहीं है, तो जब ऑल पार्टनर एग्री होंगे, ऑल पार्टनर क्या होंगे? एग्री होंगे। ऑल पार्टनर एग्री होंगे तभी क्या होगा? न्यू पार्टनर का एडमिशन, तभी होगा न्यू पार्टनर का एडमिशन, अदरवाइज नहीं होगा। ऑल पार्टनर एग्री होंगे तभी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? मैं आपको याद कराता हूँ, देखो बस तरीका है, उसमें आपको याद कराता हूँ, यहाँ कराता हूँ। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होगा? अप्लाई होगा। ये क्या बोलता है? आर फॉर रेमुनेशन, आर फॉर रेमुनेशन, यानी कि सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर को नहीं मिलेगा। पार्टनर ने जितनी भी मेहनत की होगी उसको सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। फिर आता है सी। सी मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो ए है और बी है, ए ने लगाया 100 लाख, बी ने लगाया 10 लाख, तो भी भाई, तो भी पार्टनर को अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। डी फॉर क्या होता है? ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो दो पार्टनर है ना, मतलब फर्म, मान लो ये पार्टनर है, ये क्या करता है? फर्म से क्या करता है? ड्राइंग करता है, और पार्टनर फर्म से ड्राइंग करके फर्म का जितने भी पैसा यूज़ करे तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की आवश्यकता नहीं है। एल पर आता है लोन, एल पर आता है लोन। एक होता है पार्टनर क्या देगा? फर्म को देगा लोन, तो क्या करना पड़ेगा? फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम रेट से। दूसरा केस क्या होता है? फर्म, फर्म देगा पार्टनर को, फर्म देगी पार्टनर को लोन, फर्म देगी पार्टनर को लोन, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये कैसे रखना? मैं आर सी याद रखना, RCDLAP, ए फॉर एडमिशन, ए फॉर एडमिशन। अगर मान लो नए पार्टनर का एडमिशन करना है, मान लो फर्म में क्या है? एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, सी का एडमिशन करना है, तो ए और बी दोनों एग्री होंगे तभी दोनों पार्टनर क्या होने चाहिए? एग्री होने चाहिए, तभी क्या होगा? सी का एडमिशन होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? एडमिशन के लिए ऑल पार्टनर एग्री होने चाहिए, ऑल पार्टनर एग्री होने चाहिए। ठीक है, ऑल पार्टनर क्या होना चाहिए? एग्री होने चाहिए। वापस देखो, RCDLAP, LAP मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या होगा? इक्वल, ये क्या होगा? इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। अगर मान लो पार्टनरशिप नहीं है तो कुछ भी हो जाए, जिसने जितना पैसा लगाया, जितने जितना काम किया, कोई मतलब नहीं है, PSR क्या होगा? इक्वल। तो वापस क्या तरीका समझे अपन? आर फॉर रेमुनेशन, आर फॉर रेमुनेशन नहीं मिलेगा। सी फॉर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। डी फॉर ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना नहीं पड़ेगा। लोन इसमें क्या होगा? खाली फर्म देगी इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ए फॉर एडमिशन, एडमिशन कब होगा? जब ऑल पार्टनर एग्री होंगे तब होगा एडमिशन। पी फॉर PSR क्या होगा? इक्वल, PSR क्या होगा? इक्वल। तो RCDLAP, RCDLAP। वापस रेमोल्यूशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। फर्म देगी खाली लोन के केस में एट द रेट 6% पर एनम। एडमिशन कब होगा? जब ऑल पार्टनर एग्री होंगे तो एडमिशन होगा। PSR क्या होगा? इक्वल। सिंपल हो गया, क्लियर अच्छे से? ये हुई ना बात। अब देखो फिर क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या क्या है? आपको सेक्शन याद नहीं करना है, ठीक है, सेक्शन ऐसे लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखा है माइनर एज अ पार्टनर। मैं साथ ही एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। A minor cannot become a full partner, but he can be admitted to benefit of partnership with the consent of all partner। ठीक है, माइनर क्या फुल पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो एडमिट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर की सहमति से, ऑल पार्टनर की सहमति से। क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ देखो, इसमें मैं रीड कर देता हूँ मैं। अगर 3 पार्टनर है और वो 16 साल के अमन को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो अमन से प्रॉफिट में से हिस्सा ले सकता है, क्योंकि उसका मेजर नहीं हुआ है, वो 18 से कम का है, डिसीजन मेकिंग में नहीं। 18 की उम्र के बाद उसे चूज करना होगा कि वह फुल पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। क्लियर है अच्छे से? तो उसी प्रॉफिट में से उसका हिस्सा दिया जाएगा। फिर लिखा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, का लिखा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो क्लियर हुआ? एडमिशन न्यू पार्टनर का लिखा हुआ है अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड। ठीक है, अगर चार पार्टनर की फर्म है और नया पार्टनर राहुल को लेना चाहते हैं तो चारों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो सब कहाँ दिया हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिया हुआ है। एक माइनर को तुम बना सकते हो प्रॉफिट के लिए, नया पार्टनर का एडमिशन लेना है तो ऑल पार्टनर की एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अ पार्टनर कैन रिटायर इन 3 ways।
एक तो सभी पार्टनर की सहमति से हो सकता है, डीड डीड हो गई, डीड में लिखा है भाई इस तारीख को रिटायर हो जाएगा तो हो सकता है, और एक एक तरीका क्या है कि नोटिस देकर वो रिटायर हो सकता है। पार्टनर की सहमति से रिटायर हो सकता है। डीड में डी मतलब टर्म में जो डेट लिखा हुआ है, डेट की डेट के आ गई तो चले जाएगा, या फिर नोटिस देके जा सकता है। ठीक है। अगर मोहन फर्म से रिटायर होना चाहता है तो डीड के अनुसार या बाकी पार्टनर की परमिशन से रिटायर हो सकता है, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़े, वो नोटिस भी देकर रिटायर हो सकता है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, लायबिलिटी ऑफ डिजीज पार्टनर, क्या लिखा है, लायबिलिटी ऑफ डिजीज पार्टनर, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज स्टेट इज नॉट लायबल फॉर एक्ट डन बाय द फर्म। पार्टनर की डेथ के बाद जो भी फर्म में हो रहा है उसके लिए जो पार्टनर की डेथ हो गई लायबल नहीं होगा। क्लियर है। आफ्टर द पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके बाद हिज स्टेट इज नॉट लायबल फॉर एक्ट डन बाय द फर्म आफ्टर हिज डेथ। अगर ए की मृत्यु 1 जून को हो जाती है तो उसके डेथ के बाद फर्म को जो भी ट्रांजेक्शन करे उसके लिए मिस्टर ए के परिवार के लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, 1 जून को डेथ हो गई, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है 2 जून 3 जून को, तो सिंपल सी बात है कि ए के परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर लिखा है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, एंड अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी पार्टनर और थर्ड पार्टी। अब फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है तो पार्टनर में या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी फर्म ने खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, है ना, अगर फर्म ने क्या खुद को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाया और कोई कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है, और कोई कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है, तो फर्म उस कस्टमर पर मुकदमा नहीं कर सकती। क्लियर है, सिंपल है। ये समरी टेबल है फटाफट। माइनर किस में आएगा, प्रॉफिट में से आएगा। एडमिशन कब होगा, जब ऑल पार्टनर कंसेंट से एडमिशन होगा। रिटायरमेंट की बात होगी तो कंसेंट से, डीड से या नोटिस को लेकर रिटायरमेंट हो सकता है। लायबिलिटी डिसीज पार्टनर, उसके मरने के बाद उसकी पारिवारिक कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। नॉन रजिस्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि फर्म क्या नहीं कर सकती, दूसरे कस्टमर पर या पार्टनर पर केस नहीं कर सकती। तो माइनर प्रॉफिट में से हिस्सा होगा। एडमिशन सभी कंसेंट से होगा। रिटायरमेंट में नो कंसेंट से, डीड से या नोटिस से रिटायरमेंट हो सकता है। लायबिलिटी डिसीज पार्टनर, उसके डेथ के बाद उसके फर्म में कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मतलब उसके डेथ के बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुए, उसके डेथ के बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन इफेक्ट, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो उस केस में फर्म कोर्ट नहीं कर सकती अपने कस्टमर के ऊपर। क्लियर है। फिर क्या लिखा देखो, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर की लायबिलिटीज क्या है। तो लायबिलिटीज पार्टनर सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए, है ना। नॉर्मली यहाँ पे देखो सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होती है, लायबिलिटीज पार्टनर की क्या है, लायबिलिटीज पार्टनर की क्या है ना, पार्टनर की लायबिलिटी क्या क्या है। पहले क्या लिखा है देखो, पार्टनर शुड नॉट कम्पीट विथ फर्म। देखो इस पॉइंट को और समझाते एक बार। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। देखो एग्रीमेंट में क्या लिखा रहता है बच्चों, पार्टनर की लायबिलिटी के बारे में लिखा हुआ रहता है। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ रहता है, पार्टनर की लायबिलिटी के बारे में लिखा हुआ रहता है। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर किसमें लिखा रहेगा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा, है ना। यानी कि जो भी हम देखेंगे लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स तो क्या ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे चलेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। इसके हिसाब से देखेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से देखेंगे। वो क्या बोलता है, पार्टनर शुड नॉट कम्पीट विथ द फर्म। पार्टनर जो है शुड नॉट कम्पीट विथ द फर्म, पार्टनर को फर्म के साथ कम्पीट नहीं करना चाहिए। यानी कि सिंपल वर्ड्स में देखो, पार्टनर कोई ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए जो फर्म के साथ कंपटीशन करे। समझ में आ रहा है ना। यानी कि पार्टनर जो है, पार्टनर ने खुद मिठाई की दुकान खोली है और फर्म की भी मिठाई की दुकान है, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। अगर करता है तो जो भी प्रॉफिट कमाया है वो फर्म को देना होगा। सिंपल सी बात है। तो इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस विच इज सिमिलर टू एंड कम्पीट्स विद द फर्म, ही मस्ट बी अकाउंट फॉर एंड पे to the firms all the profit made by him in that business। ये सब जो देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिखा है, पार्टनर शुड नॉट अर्न पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम फर्म डीलिंग। फर्म की डीलिंग करके पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छी बात है क्या, नहीं। पार्टनर को फर्म के नाम, सामान या कनेक्शन से खुद के लिए पैसा कमाना अलाउड नहीं है। फर्म का नाम यूज करके, फर्म का सामान यूज करके, फर्म का कनेक्शन यूज करके
फर्म का नाम, फर्म का सामान, फर्म का रजिस्ट्रेशन, सर खुद पैसा कमा रहा है, कमाता है तो पैसा फर्म को देना होगा। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फर्म, पार्टनर कोई प्रॉफिट डिराइव करता है जो ट्रांजेक्शन फर्म से संबंधित होगा, या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करता है, या फर्म के नेम को यूज करता है, या फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करता है, ही मस्ट अकाउंट फॉर इट टू द फर्म। ये सब का आवश्यकता नहीं है। तो बोथ लायबिलिटी आर सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, वो लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर को आउटसाइड बिजनेस करने की छूट है या उसे पर्सनल बेनिफिट अलाउड है, तो फिर वो अलाउड होगा भाई। ऐसे लिखा था सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। तो लायबिलिटी हम लोग कहाँ देखेंगे? एग्रीमेंट में। कहाँ देखेंगे लायबिलिटी हम लोग? एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट लिखा है कि भाई बाहर बिजनेस करना है कर, पर्सनली बेनिफिट लेना है ले, तो फिर अलाउड होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट के अनुसार वो लायबल होगा। और एक्ट क्या बोला अपन समझ चुके हैं। एक्ट क्या बोला कि पॉइंट नंबर 1 में एक्ट ने सिंपल तरीके से बताया कि फर्म के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई भी पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। क्लियर है? एकदम सिंपल तरीका है। फर्म के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, फर्म से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। फर्म के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, फर्म के साथ प्रॉफिट नहीं कमा सकता। क्लियर है? अब क्या लिखा देखो। प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रिलेटेड क्वेश्चन। तो लिखे थे हम लोग प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, RCDLAP, उसके क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है। रवि एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म बट दे हैव नो रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, दोनों पार्टनर थे, एग्रीमेंट नहीं था। रवि बोलता है कि मेरे को 12% चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 5000 चाहिए मंथली सैलरी। इज ही इंटाइटल टू दीज क्लेम्स? गिव रीजन। नहीं मेरे भाई नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम पढ़ चुके हैं कि रेमोशन नहीं मिलेगा, यानी कि सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। सी फॉर कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो भाई इसकी बात का मतलब भी नहीं है। रवि कुछ भी बोले, रवि की बात नहीं मानेंगे, पार्टनरशिप देखेंगे अपन। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में, अनीता एंड सुनीता पार्टनर है फर्म में, दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था उनका। अनीता सुनीता कोई एग्रीमेंट नहीं था। अनीता डिवोर्स मोर टाइम टू द बिजनेस, अनीता ने बिजनेस में ज़्यादा टाइम लगाया और बोलती है कि मेरे को 10,000 की सैलरी चाहिए पर मंथ की फॉर हर एफर्ट। इज शी इंटाइटल्ड टू सैलरी? नहीं। मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? सिंपल है। तो नो, अनीता इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। तो सब लिखेंगे अपन, सब लंबा छोड़ा। As per Partnership Act 1992, in the absence of partnership deed, no partner is entitled to salary for working extra. पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है केस में? रमेश और सुरेश बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट किए, उनका एग्रीमेंट नहीं था। रमेश कंट्रीब्यूट किया 5 लाख रुपए जिस कैपिटल, एंड सुरेश ने लगाया बिजनेस में 2 लाख रुपए। रमेश लगाया 5 लाख, सुरेश लगाया 2 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर रमेश बोलता है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट चाहिए 10% पर एनम अपनी कैपिटल के ऊपर। क्या फर्म उसको देने के लायबल होगी? नहीं भाई, तुमने एग्रीमेंट नहीं किया ना, रिटन एग्रीमेंट नहीं था ना, तो तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो फर्म इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो क्या लिखा है? बाकी सब लिखना। एज पर एक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड अनलेस इट्स स्पेसिफिकली मेंशन इन द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब अपने हिसाब से आसान भाषा में लिख सकते हैं। फिर लिखा है नेहा और मेहा, क्या बात है, नेहा एंड मेहा स्टार्टेड पार्टनरशिप। मेरे को लग रहा था नेहा क्या लिखा हुआ है गलती से, मतलब मेहा सही लिखा हुआ है ना। तो नेहा एंड मेहा स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। नेहा जी और मेहा जी ने कितना कमाया? 1 लाख की प्रॉफिट कमाई। नेहा कंट्रीब्यूट किया 70% ऑफ इस कैपिटल, वाइल मेहा ने कंट्रीब्यूट किया ओनली 30% कैपिटल। ठीक है, मान लो बिजनेस चालू है 10 लाख रुपए से, तो 7 लाख लगाया किसने? नेहा ने, और मैंने लगाया 30%। सिंस देयर वॉज नो पार्टनरशिप डीड, दे हैड डिस्प्यूट अबाउट हाउ टू शेयर प्रॉफिट। व्हाट विल बी द करेक्ट रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ठीक है ना भाई, क्या लिखा हुआ? 1 लाख प्रॉफिट हुए ना बिजनेस में, कितना कमा? 1 लाख कमाया ना। और क्या लिखा था? नेहा ने लगाया 70% ऑफ कैपिटल। कुछ ध्यान नहीं देंगे क्या अपन? नहीं। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे भाई प्रॉफिट को? कैसे बांटेंगे? इक्वली। पढ़े थे अपन, RCDLAP। पी मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली, यानी कि 1:1। सिंपल है एकदम। ये हो गया। वो लिखा है देखो, कैसे बांटेंगे अपन? प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली 50,000 ईच। वही सब लिखा हुआ है, इक्वली बांटेंगे।
रवि है और मोहन है, उन लोग पार्टनर है। रवि क्या करता है, विड्रॉ करता है 5000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट डीड। एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन वांट टू चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन रविज ड्रॉइंग, इज इज अलाउड। सिंपल सी बात, दो पार्टनर थे रवि और मोहन। रवि क्या कर रहा है, पैसा निकाले पड़ा है हर महीने 5000 पर्सनल यूज़ के लिए। कौन निकाले पड़ा है, रवि। मोहन बोलता है यार रवि, तो इतना पैसा निकाला है ना, चल 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे। क्या रवि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा? क्या रवि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा? हम क्या पढ़े, RCDLAP, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर अच्छे से? बताना, इतना सा प्रोविजन है, इतना सा, वही वही है प्रोविजन में, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के बोला है। अब अपने प्रोविजन से हटना मत। अब क्या लिखा है, अनिल गेव लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म, अनिल एंड सुनील इन द अब्सेंस ऑफ एनी रिटर्न एग्रीमेंट। यानी लिखा हुआ है दो पार्टनर थे अनिल और सुनील। अनिल ने क्या किया, फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया। एट द एंड ऑफ द ईयर अनिल कितना बोलता है, मेरे को 10% पर एनम का इंटरेस्ट चाहिए, क्या वो एलिजिबल होगा? तो अनिल क्या करता है, अनिल ने क्या किया, यानी मैं ऐसा बता देता हूँ। फर्म ने पार्टनर को क्या दिया, लोन दिया। तो फर्म क्या देगी, क्या हो रहा है, पार्टनर था ना, अनिल ने दिया ना। तो अनिल ने यानी ये अनिल यानी पार्टनर, पार्टनर ने क्या दिया, फर्म को लोन दिया। पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। कितने रेट से, 6% पर एनम के रेट से। सिंपल। 10% नहीं मिलेगा भाई उसको, अच्छा लिखा तो हुआ है, यस अनिल इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट 6% पर एनम। फिर लिखा हुआ ABC पार्टनर्स है फर्म में। A वांट टू इंट्रोड्यूस हिज ब्रदर D एज अ न्यू पार्टनर। B ऑब्जेक्ट कर रहा है कि भाई तुम नहीं ला सकते, ठीक है। A एंड D, A एडमिट D इनटू द फर्म विदाउट B's कंसेंट, ऐसा चलेगा क्या? नहीं मेरे भाई, अगर हम पढ़े थे ऊपर है ना, अगर नए पार्टनर का एडमिशन लेना है तो सभी पार्टनर की सहमति आवश्यक है। देखो A फॉर एडमिशन, तभी कब तभी होगा जब ऑल पार्टनर क्या होंगे, एग्री। ऑल पार्टनर क्या होंगे, एग्री। ये मैंने पढ़ चुका है, सिंपल है। तो क्या लिखा है, ए नो, ए कैन नॉट एडमिट D विदाउट कंसेंट ऑफ B, यानी विदाउट B's कंसेंट। फिर क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई। एक्स वाई क्या है, पार्टनर है। एक्स क्या करता है, जेड को इंट्रोड्यूस करना चाहता है एज अ न्यू पार्टनर। जेड इज रेडी टू इन्वेस्ट 5 लाख। वाई डिसएग्री, कैन जेड बिकम पार्टनर? क्वेश्चन में कुछ भी बोले, क्वेश्चन कुछ भी बोले नहीं। अगर एडमिशन करना है तो डिसएग्री कोई हुआ तो चलेगा क्या? नहीं। एडमिशन करना है तो ऑल पार्टनर एग्री होने चाहिए। नो जेड कैन नॉट बी, नो जेड कैन नॉट बिकम अ पार्टनर अनलेस वाई आल्सो एग्री। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिक्वायर्ड अनोनिमस कंसेंट, है ना, सबका बराबर कंसेंट हमको चाहिए, सबका कंसेंट होना चाहिए। छोटा सा MCQ है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नया पार्टनर एडमिट किया जा सकता है बाय मेजोरिटी ऑफ पार्टनर। क्या मेजोरिटी पार्टनर चाहिए क्या? नहीं, हमको चाहिए ऑल पार्टनर। तो डायरेक्ट अपन आते हैं पॉइंट नंबर C में, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। बी में क्या लिखा हुआ था, बाय द कंसेंट ऑफ मैनेजिंग पार्टनर ओनली। में क्या लिखा हुआ था, बाय द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार। नहीं भाई, आंसर है बी, ऑल पार्टनर की कंसेंट की आवश्यकता होगी। फिर लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स, ये क्लास 11 में पढ़ते थे, क्लास 11th में पढ़ते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि भाई जो भी खर्चे हैं, जो भी खर्चे कहाँ डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है एन एक्सपेंस विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर तरह के खर्चे को क्या करना, माइनस करना, वो क्या कहलाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एन एक्सपेंस विच इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, उसको क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सिंपल है, यानी कि सिंपल वर्ड्स, ऐसे खर्चे जो बिजनेस को हर साल हर हाल में देने ही होते हैं, बिजनेस को देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जैसे फर्म में लॉस होगा तो भी क्या होगा, रेंट ओनर को देना पड़ेगा, वर्कर को सैलरी देना पड़ेगा। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, अगर मान लो यहाँ पर पार्टनर है, पार्टनर ने क्या दिया, फर्म को लोन दिया, है ना, पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, लोन दिया, और फर्म क्या करती है, पार्टनर को देती है इंटरेस्ट ऑन लोन, जिस भी रेट से देती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये फर्म को हर हाल में देना ही पड़ेगा। मान लो मैं क्वेश्चन में लिखा रहता है रेंट टू पार्टनर, तो रेंट टू पार्टनर भी हर हाल में देना ही पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है अच्छे से, है ना। अब देखो, मैं वो यहाँ इसको फिलहाल हल्का समझो, मैं यहाँ पर वापस आऊँगा, मैं यहाँ पर वापस आऊँगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा देना ही पड़ेगा, मैनेजर की सैलरी हमेशा देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इफ़ एग्रीड एज फिक्स्ड नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट, यानी कि बोल रहा है कि भाई फिक्स्ड वाली यहाँ पर आएगी, प्रॉफिट वाली यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है? फिक्स्ड वाली तो देना ही पड़ेगा भाई हर साल, है ना। प्रॉफिट वाला तो मैटर ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट हो तो दो, नहीं तो मत दो। तो इंटरेस्ट लोन देना ही पड़ेगा, मैनेजर को सैलरी देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट लोन चाहे आप बैंक से लो, चाहे पार्टनर से लो, चाहे कहीं बाहर से लो, आपको इंटरेस्ट लोन देना ही पड़ता है। डेप्रिसिएशन खर्चा है, हर साल खर्चा होता ही है, एसेट की वैल्यू कम होती है। रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को पैसा देना है, हर हाल में देना ही है। पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट नॉट सब्जेक्ट टू प्रॉफिट, वही यानी कि वही सेम टू सेम। पार्टनर ने क्या दिया? लोन दिया। किसको दिया? पार्टनर ने फर्म को क्या दिया? लोन दिया। फर्म में क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी हाउ देना ही पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देयर आर नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दे आर एक्सपेंस दैट कम्स बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। क्लियर है? मतलब ये क्या ऊपर जो दिया वो क्या है? वो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट नहीं है, वो सब क्या है? खर्चा है। और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट को बांटना, प्रॉफिट को बांटना। आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या होता है। ये देखो, ये इसको अपन पढ़ते हैं, फिर वापस सब एक बार वापस आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। ये समझने के लिए है, देखो। हिंदी एक्सप्लेनेशन ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। सोचो बिजनेस ने किसी से 1 लाख का लोन लिया है और उस पर 10,000 का इंटरेस्ट देना है। अब चाहे बिजनेस को 50,000 का प्रॉफिट हो या 10,000 का लॉस, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। यही होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, ये खर्चा मैंडेटरी है, वो जो भी बताया है ना। प्रॉफिट हो या ना हो, खर्चा देना ही पड़ेगा। अब क्या लिखा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को बांटना। प्रॉफिट को क्या करना? बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या होता है समझना। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एमंग द पार्टनर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सटर्नल एक्सपेंस एंड चार्जेस। यानी कि भाई हम लोग पहले क्या बनाते थे, ध्यान सुनना। हम लोग जब क्लास 11 में पढ़े थे, पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि इसमें इसका जो नेट प्रॉफिट आता है, इसका जो नेट प्रॉफिट आता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? बांटेंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग? बांटेंगे। क्या करेंगे? बांटेंगे वापस। तो इसका जो नेट प्रॉफिट आया कैसा आया है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आता है? पूरे बाहर के खर्चे। क्या आता है? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एमंग द पार्टनर्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सटर्नल एक्सपेंस, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पूरे बाहरी खर्चे आते हैं, उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो बचता है, उसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अपना और समझेंगे डिटेल में, थोड़ा सा रुकते जाओ, समझते जाओ। इन सिंपल वर्ड्स, जब बिजनेस का प्रॉफिट निकलता है, जब बिजनेस का प्रॉफिट निकलता है आफ्टर ऑल एक्सपेंस, तो उस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिवाइड करना है। क्लियर है? पूरा खर्चा माइनस कर दिए, प्रॉफिट बचा, किसको देना है? पार्टनर को देना है। पूरा खर्चा माइनस कर दिए, जो प्रॉफिट बचा पार्टनर को देना है। या उनमें से कुछ हिस्सा किसी काम में अलॉकेट करना है। इसे ही कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझते देखते आना। एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएशन मैं आपको याद करवाता हूँ कि एप्रोप्रिएशन एग्जाम्पल क्या होते हैं। हम लोग दोस्तों याद पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्रेडिट में देखो, हमने जब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब बनाते हैं, है ना, मान लो यहाँ पर हम सीखे थे, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। मान लो क्रेडिट साइड में कितना आता है? 100। और क्रेडिट साइड में पूरे यहाँ पर क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कितना आया यहाँ पर? मान लो एक्सपेंस आया 80। एक्सपेंस कितना आया? 80। तो यहाँ पर जो बची थी उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। कितनी बची? 20। यानी कि यहाँ पे वापस कितना आ गया? 100। यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब क्या आता है? प्रॉफिट। क्या होती है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर अगर मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो क्या आती है? प्रॉफिट आती है। प्रॉफिट आती है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? जो प्रॉफिट आ रही है उसको हम लोग क्या करेंगे? देखो, इसका मतलब क्या होता है? ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आते हैं? नॉर्मली मालूम है खर्चा। क्रेडिट में क्या आता है? इनकम। तो प्रॉफिट यहाँ पे आती है तो कहाँ लिखेंगे अपन? यहाँ लिखेंगे। इसको मैं नीचे समझाता हूँ, जैसे क्लास में समझाता हूँ। एक मिनट, ये मैं नीचे लेकर आया। ये तो मालूम है कि ये प्रॉफिट कहाँ पे आती है? यहाँ पर आती है। तो क्या लिखते हैं हम लोग? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ये आया। क्लियर है? अब देखो ध्यान सुनना, मैं को याद करा दूंगा। डेट में क्या करेगा? समझ सुन लो, समझ लो। सबसे पहले क्या आएगा कि भैया कुछ पैसा बचा उसको ट्रांसफर कर दो रिजर्व में। क्वेश्चन में दिया रहेगा
कि नेट प्रॉफिट का इतना इतना हिस्सा आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो कर देंगे अपन। फिर 2 में आएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी क्या है, फर्म के लिए खर्चा, यानी पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाई है और फर्म उस कैपिटल पर पार्टनर को ब्याज देगी, तो उसका बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो देखो पहले टू रिजर्व याद रखना, टू रेमुनरेशन। टू रेमुनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी बोनस कमीशन। क्या होता है, सैलरी बोनस कमीशन। सैलरी बोनस कमीशन क्या होता है, सैलरी बोनस कमीशन। यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ए को इतना देना है सैलरी, बी को इतना सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो वो यहाँ पर आएगा। फिर लिखेंगे अपन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी क्या है, फर्म का खर्चा। क्या है, फर्म का खर्चा। सैलरी भी फर्म का खर्चा है। और क्रेडिट में क्या आएगा, पार्टनर जो पैसे को फर्म से ड्राइंग करेगा और फर्म को अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तब देगा, तो ये क्या होगा, फर्म की इनकम। क्या होगा, फर्म की इनकम। ठीक है, तो देखो वापस क्रेडिट में क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट। अगर लॉस हो तो कहाँ आता, डेबिट में आता, सिंपल सी बात है। तो बाय नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है। खर्चा क्या क्या है, टू रिजर्व, टू रेमुनरेशन मतलब सैलरी बोनस कमीशन, और क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि आर स्क्वायर सी, ये कर लो अपन डी। ये चीज़ें कहाँ की हो गई, डेबिट की। ये डी कहाँ क्या हो गया, क्रेडिट का। तो आर इसका मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या हो गया दोस्तों, रिजर्व। आर मतलब क्या हो गया, रिजर्व। फिर आर मतलब क्या होगा दोस्तों, रेमुनरेशन। क्या होगा, रेमुनरेशन मतलब क्या है, सैलरी बोनस कमीशन। सी मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर डी मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी आर स्क्वायर सी डी। यानी कि यहाँ लिखा था एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएशन, मतलब ये जो है आर स्क्वायर सी डी, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन। क्या है, एप्रोप्रिएशन। इसके अलावा जो भी आए, इसके अलावा जो भी आए, इसके अलावा जो भी आए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके अलावा क्या बोलेंगे अपन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आर स्क्वायर सी डी के अलावा, आर स्क्वायर सी डी को याद रखना, इसके अलावा जो भी आएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर हुआ, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर पढ़ लिया अपन। पार्टनर सैलरी और कमीशन मतलब क्या पढ़े अपन, रेमुनरेशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट एमंग द पार्टनर, ये भी क्या है, एप्रोप्रिएशन। ये तो पार्टनर को बांटना ही है बचा हुआ प्रॉफिट। ये क्लियर हो गया अच्छे से। इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, मैं तब तक पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ नेक्स्ट वाला पढ़ाने के लिए। देखो ये मीनिंग क्या आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंस डिडक्टेड बिफोर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से पहले जो भी खर्चा माइनस कर देंगे उसको क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, डेप्रीशिएशन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर अच्छे से। तो क्या लिखा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि अगर प्रॉफिट होगी ही तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अप्रोप्रिएट। नहीं तो कैसे करोगे भाई, बांटोगे कैसे। क्लियर हो गया, अच्छा। तो चार्ज एंड प्रॉफिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंस डिडक्टेड बिफोर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से पहले जो भी खर्चे को माइनस करेंगे उसको बोलेंगे अपन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है, तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। यानी कि एप्रोप्रिएशन के अलावा जो भी एग्जाम्पल है वो कौन सा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है। क्लियर है। उसके एप्रोप्रिएशन मतलब क्या था, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन मतलब क्या था, पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन है। यानी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मतलब क्या होता है, ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। यानी यहाँ से एक मिनट, हाँ लिख देता हूँ लाइन से, यहाँ से चालू हो जा रहा है एप्रोप्रिएशन। ये इसका क्या चलेगा, एप्रोप्रिएशन। पार्टनर शेयर एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कुछ काम है क्या, नहीं 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 कुछ काम नहीं है। पर आप बस रीड कर देता हूँ आपको तसल्ली के लिए, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सोचिए आपकी दुकान ने 1 लाख कमाया, पहले सारे खर्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट घटाए, यह हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट बचा उसमें से आपने अपने पार्टनर को सैलरी दी, कैपिटल पर ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट बांटा, यही हुआ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यही हुआ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ, खत्म करते लेक्चर को। जो 13 वाला है ये तो प्रैक्टिकल वाला है, इसको हम लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा, अपलोड करूंगा। आपको लेक्चर कैसे लगा आप लोग जरूर मेरे को बताएं, ताकि मैं और ऐसे लेक्चर को अपलोड करूँ। थैंक यू।